नमस्कार दोस्तों, आज फिर से मैं जे क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम एक साइंस का पैटर्न लेकर चल रहा हूं, जिसमें नेक्स्ट चैप्टर है मोशन। हम इस नए चैप्टर में यानी मोशन में अनेक प्रकार के प्रश्नों का विधिवत अध्ययन करेंगे, जो आने वाले अनेक प्रकार के परीक्षाओं में, वनडे एग्जामिनेशन में या रेलवे बैंक एसएससी में काम आएगी। तो आइए देखते हैं मोशन क्या है और इसमें कैसे कैसे प्रकार के क्वेश्चन, कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे और इसमें आने वाले न्यूमेरिकल क्वेश्चन की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं मोशन। देखिए, मोशन यानी गति। सबसे पहले हम लोग गति यानी मोशन नाम के चैप्टर के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए, मोशन क्या है, गति क्या है। यदि किसी वस्तु में समय के साथ स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, यदि किसी वस्तु में समय के साथ स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, तो वह वस्तु गति अवस्था में या गति में कहलाती है। ठीक है, समय के साथ स्थिति में उसके परिवर्तन होगा तो गति में कहाएगी या गति अवस्था में कहलाती है। ठीक है, अब ये बात समझिए कि किसी भी वस्तु के गति का अध्ययन हम दो प्रकार से करते हैं। किसी भी वस्तु के गति का अध्ययन हम दो प्रकार से करते हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले आपसे लोग यही पूछेंगे क्या पढ़े हो, तो आप बताओगे मोशन पढ़े हैं। तो लोग यही पूछेंगे कि मोशन का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन मोशन, गति से तुम क्या समझते हो, गति क्या है, परिभाषित करो। तो ये तो तुरंत पूछेंगे, तुरंत जवाब दो कि समय के साथ यदि किसी वस्तु की अवस्था में, स्थिति में परिवर्तन होता है तो वह वस्तु गति अवस्था में कहलाती है या कही जाती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़े थोड़ा सा तो हम पढ़ेंगे कि गति के अध्ययन को दो प्रकार से, दो वर्गों से किया जाता है। एक वर्ग है तो पढ़ते हैं शुद्ध गति की, शुद्ध गति की। एक होता है बल गति की, यानी गति का अध्ययन दो प्रकार से करते हैं, एक शुद्ध गति की, एक बल गति की। इसको बोलते हैं काइनेमेटिक, एक होता है डायनेमेटिक, डायनेमिक एक काइनेमेटिक। दो प्रकार से हम गति का अध्ययन करते हैं, शुद्ध गति की, बल गति की। शुद्ध गतिकी के अंतर्गत केवल गति का अध्ययन करते हैं, किस कारण से वह गति उत्पन्न हुई है उस कारण का अध्ययन नहीं करते हैं। बात समझ में आई। शुद्ध गतिकी के अंतर्गत केवल हम गति का अध्ययन करते हैं, गति उत्पन्न होने वाले कारकों पर विचार नहीं करते हैं कि आखिर में यह गति किस कारण से उत्पन्न हुई है। चले, और बल गतिकी में यानी डायनेमिक्स में हम गति का तो अध्ययन करते ही हैं, लेकिन वो गति किस कारण से हुई है, किस कारण से उत्पन्न हुई है, उस कारण का भी अध्ययन करते हैं। बात समझ में आई। चले आगे, चले। अब देखिए, गति को दो प्रकार से बांटा गया है, एक विरामा अवस्था और एक गति अवस्था। माने आपकी अवस्था दो होती है, गति अवस्था और विरामा अवस्था। विरामा अवस्था को रेस्ट स्टेज बोलते हैं, स्टेज माने अवस्था होती है, और इसको बोलते हैं मोशन स्टेज। ठीक है, मोशन स्टेज बोलते हैं गति अवस्था को। फिर दोनों का स्टडी करते हैं। ध्यान से आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठिए, जो मैं बोल रहा हूँ उसको एकदम लिख करके विधिवत नोट्स बनाइए, ताकि आपको आने वाले प्रश्नों का जवाब और आने वाले कंपटीशनों में प्रश्नों का जवाब दे सके। देखिए, विरामा अवस्था, गति अवस्था, दो प्रकार की अवस्था होती है। विरामा अवस्था में हम ये कह सकते हैं कि जब किसी वस्तु में समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है तो वह वस्तु विरामा अवस्था में होती है या कहलाती है।
जैसे इसका एग्जाम्पल आप देना चाहें, इसका एग्जाम्पल देना चाहें तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे मेज पर रखी हुई पुस्तक, मेज पर रखी हुई पुस्तक, मेज पर रखी हुई पुस्तक, रखी पुस्तक, रखी पुस्तक किसका उदाहरण है? तो सर ये विरामा का उदाहरण है। कई दिन, कई घंटा, कई साल से एक पुस्तक रखी हुई है और उसके स्थिति में परिवर्तन नहीं हुआ है, जो क्या तो अपने स्थिति में बनी हुई है, तो आप कह सकते हैं कि हमारी पुस्तक किस अवस्था में है? विरामावस्था में। बोलिए किस अवस्था में है? विरामावस्था में। ठीक है। और भी उदाहरण है। आपके धरती पर जो पेड़ पौधे हैं, घर है, मकान है, ये सब हमारी विरामा अवस्था का उदाहरण है। चले, गति अवस्था क्या है? गति अवस्था क्या है? ध्यान से सुनिए। यदि किसी वस्तु में समय के साथ उसके स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो वह वस्तु गति अवस्था में होती है या कहलाती है? एक बार फिर से सुनते हैं। यदि किसी वस्तु में समय के साथ स्थिति में परिवर्तन हो रहा हो तो वह वस्तु गति अवस्था में होती है या कहलाती है? चले, इसका उदाहरण समझते हैं। गति अवस्था का उदाहरण, बहुत सारे उदाहरण हैं। चलते फिरते व्यक्ति, मनुष्य, रोड पे चलती हुई वाहन, पानी में चलते हुए नाव, मछलियाँ, ये सब किसके उदाहरण है? गति के उदाहरण है। समय के साथ उनके स्थिति में परिवर्तन होता रहता है। ठीक है। तो इस तरह से गति अवस्था और विराम अवस्था। चले आगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये हेडिंग जरूर लिखिए। ठीक है। आगे पढ़ते हैं। गति की सापेक्षता। गति की सापेक्षता क्या होती है? गति की सापेक्षता क्या होती है? गति की सापेक्षता, ये गति हो गया। गति की सापेक्षता क्या होती है? गति की सापेक्षता रिलेटिविटी ऑफ मोशन, रिलेटिविटी ऑफ मोशन, रिलेटिविटी ऑफ मोशन, रिलेटिविटी ऑफ मोशन कहते हैं गति की सापेक्षता। इसको बढ़िया से समझते हैं। एक क्वेश्चन इसमें से भी आ सकता है। यदि कोई वस्तु किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष गति करता है तो वह वस्तु सापेक्ष गति में कहलाती है। और यदि कोई वस्तु किसी भी वस्तु को, स्थिर वस्तु को, मतलब कि उसके सापेक्ष गति न करे, कोई भी वस्तु किसी स्थिर वस्तु के सापेक्ष गति न करे, तो ऐसे बोलते हैं निरपेक्ष गति। जैसे मान लीजिए कि आपके कोई वाहन है, कोई बस है, उसमें बहुत सारे यात्री बैठे हैं, तो सभी यात्री बैठे हैं तो एक दूसरे के सापेक्ष सभी क्या है? विरामा में है। लेकिन बस तो चल रही है, तो बाहर की वस्तुओं के सापेक्ष वो लोग गति में है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो सापेक्ष गति है वो बाहर की अनुसार तो गति में है, लेकिन एक दूसरे को देखा जाए तो विरामा में है। वैसे ही पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य हैं सबके सब गति में है, लेकिन कौन से गति में है? निरपेक्ष गति में। यानी गति को, गति की सापेक्षता के आधार पर गति को दो प्रकार से बांटा गया है। एक होता है सापेक्ष गति, सापेक्ष गति, और दूसरा होता है निरपेक्ष गति। निरपेक्ष गति, सापेक्ष गति क्या होती है? इसको बोलते हैं रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन मतलब सापेक्ष गति। और एक होता है निरपेक्ष गति, एब्सोल्यूट मोशन। एब्सोल्यूट मोशन, बात समझ में आई? यानी ऐसी गति जो एक स्थिर बिंदु, एक फिक्स बिंदु के सापेक्ष होती है तो उसको सापेक्ष गति कहते हैं। इसमें कोई स्थिर बिंदु न हो, कोई फिक्स बिंदु न हो तो उसको निरपेक्ष गति कहते हैं।
जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि क्या कोई वस्तु एक साथ एक समय सापेक्ष गति और निरपेक्ष गति मतलब कि विरामावस्था और गति अवस्था में रह सकती है? यस, एक वस्तु एक समय एक ही जगह पर दो कंडीशन में रह सकती है। कैसे समझाइए सर? तो समझाना यही है कि जैसे बस में बैठा यात्री है, चलती बस में, तो बाहर की जो पेड़ पौधे हैं, दुनिया है, उसके सापेक्ष तो गति में है, लेकिन अंदर जो व्यक्ति हैं, जो उनके और भी सारे यात्री हैं, उनके सापेक्ष वो विरामा में है। इस तरह से एक वस्तु एक ही स्थिति में एक ही समय में क्या है, विरामा में भी है और गति में भी है। वैसे दुनिया में बता दें, कोई भी वस्तु विरामा में नहीं है, कोई भी वस्तु विराम में नहीं है। कैसे सर? आप तो बोलते हैं जैसे ये पेड़ पौधे ये सब गति में है, लेकिन ये देखा जाए तो निरपेक्ष गति में है। और जो चीज निरपेक्ष गति में होती है उसी का नाम क्या है? विरामावस्था। विरामा अवस्था इसी का नाम है। सर समझे नहीं, समझिए, समझने की कोशिश कीजिए। निरपेक्ष गति वास्तव में दिखती नहीं है, और जो गति दिखती नहीं है उसको हम विरामावस्था कह देते हैं। ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु कह दे कि हम विरामा में है तो गलत कह रही है, नहीं कह रही है, गलत कह रही है। वो विरामा में है ही नहीं, वो तो निरपेक्ष गति में है, जिसको विरामा के नाम से जानते हैं। जैसे कि हम लोग हमारी मकान है, ये मकान 10 साल से यही दिख रही है, 15 साल से यही दिख रही है, 50 साल से यही दिख रही है। ऐसा न महसूस हो रहा है कि हम लोग विरामा में हैं, लेकिन पृथ्वी तो घूम रही है ना, सबको पता है ना। तो पृथ्वी जब घूम रही है तो पृथ्वी पर सारे वस्तु भी घूम रहे हैं, गति में है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे मकान को अगर वायुमंडल के बाहर देखा जाए, चांद सितारों को देखा जाए, तो उसके सापेक्ष क्या है? गति में है कि नहीं है? है कि नहीं है? बताइए, है। तो उस गति को हम लोग निरपेक्ष गति को हम लोग विरामावस्था में कहते हैं। यानी ये क्या है? ऐसी गति है जो दिखाई नहीं देती है, और जो गति दिखाई देती है सापेक्ष गति होती है। चले, तो इस तरह से सापेक्ष गति और निरपेक्ष गति को समझने में क्या हुए। चले आगे चले, आइए। तो इसको थोड़ा सा देख लीजिए, और जो भी प्रॉब्लम हो, आपको समझने में कोई टॉपिक हो तो आप कमेंट करिए, और उस कमेंट के द्वारा हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। गति के प्रकार, बहुत सारे गति होते हैं। टाइप्स ऑफ मोशन, गति के प्रकार, गति के प्रकार, गति के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स, कितने टाइप्स हैं? कितने टाइप्स हैं किसके? मोशन के। मोशन के कितने टाइप्स हैं? आइए, मोशन लिख रहा हूं, इमोशन नहीं, मोशन। ठीक है, इमोशन नहीं, मोशन। इमोशन नहीं मुंह बना लिया ऐसे ऐसे ही बनाना है, मोशन करना है। मोशन में जानते हैं अवस्था, समय के साथ स्थिति में परिवर्तन। चले, अच्छा बात करते हैं। बहुत सारे गति के प्रकार होती है, अभी आपको लिख देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि होती है, एक होती है रेखीय गति। रेखीय गति समझ रहे हैं? समझाएंगे। रेखीय गति, लाइनर या लीनियर, लाइनर या लीनियर मोशन। ठीक है। दूसरा होती है एक समान गति, एक समान गति, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। और बता दे रहे हैं आपको। तीसरा देखिए असमान गति, असमान गति मतलब समझ रहे हैं? नॉन यूनिफॉर्म, नॉन माने नहीं, आ यूनिफॉर्म माने यूनिफॉर्म नहीं। अब मोशन में जानते ही हैं, मोशन माने गति। और बता दें, लीजिए अनियमित गति, अनियमित गति, अनियमित गति मतलब रैंडम मोशन, रैंडम, रैंडम मोशन, रैंडम मोशन। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट और बता दें, और बता दें वृत्तीय गति, वृत्तीय गति, वृत्तीय गति अंग्रेजी बोलेगा, बोलेगा सर्कुलर, सर्कुलर मोशन। कौन सा मोशन? सर्कुलर मोशन। और बता दें, और अच्छा यहाँ दिखाई दे रहा है आप लोग को यहाँ से? ठीक है, आइए, ठीक है, रैंडम मोशन। ठीक है, आए,
अगला है हम लोग का घूर्णन गति। घूर्णन गति, ठीक है, घूर्णन गति, ठीक है सर। घूर्णन गति मतलब घूर्णन गति कैसी होती है? रोटेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन। नेक्स्ट अब हम लोग का ये देखिए, यहाँ लिख दे, यहाँ लिख दे 7 नंबर। 7 नंबर देख लीजिए, हम लोग का होता है कंपन, 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 कंपन गति मतलब वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है। एक और देख ले, वाइब्रेटरी मोशन, दोलन गति, दोलन, दोलन गति, दोलन गति, ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। बहुत सारे गति के प्रकार है, ठीक है, और सारे गति के प्रकार है, इसमें से मेन हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। एक एक करके पढ़ेंगे कि रेखीय गति क्या है, एक समान गति क्या है, असमान गति क्या है, अनियमित गति क्या है, वृत्तीय गति क्या है, घूर्णन गति क्या है, कंपन गति क्या है, दोलन गति क्या है, लीनियर मोशन क्या है, यूनिफॉर्म मोशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म क्या है, रैंडम मोशन क्या है, सर्कुलर क्या है, रोटेटरी क्या है, वाइब्रेटरी क्या है, ऑसिलेटरी क्या है। ये सब मोशन के बारे में पढ़ेंगे, एक एक करके आने वाले ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, एक एक का उदाहरण पढ़ेंगे, ठीक है। आइए, रेखीय गति, ऐसी गति जो एक सीधी रास्ते पर, सीधी पाथ पर, सीधी पथ पर होती है, ऐसी गति को रेखीय गति कहते हैं। उदाहरण, सबसे सटीक उदाहरण इसका यही है कि किसी वस्तु को किसी ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक बल देकर रही, ऐसे इसे फ्रीली ऐसे गिराए, ऐसे फ्रीली गिराए, ऐसे, तो उस प्रकार की गति क्या होती है? रेखीय गति होती है, सीधी रेखा में होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका होती है, इसका उदाहरण हो गया। और देखिए, सीधी ट्रैक पर चलता हुआ कोई व्यक्ति, कोई गाड़ी, इसका एक समान गति, ऐसी गति जो समान समय में समान दूरी तय करे, समान समय में समान दूरी तय करती है, तो ये एक समान गति का उदाहरण होता है। जैसे कोई देख लीजिए, आपकी घड़ी की सुइयां, जितनी भी घंटे वाली सुई है, बना दी, अपना दिमाग सेट कर दी है कि मैं एक चक्कर अगर लगाऊंगा तो घंटा की सुई हो तो 12 घंटा से ना कम लूंगा ना ज़्यादा लूंगा। मिनट की सुई है, उसको फिक्स है कि हमको 60 मिनट में एक चक्कर लगा लेना है। सेकेंड वाली 1 मिनट में एक चक्कर लगा लेना है, मतलब समान समय में समान दूरी तय करती है, तो उसको बोलते हैं एक समान गति। तो घंटों की यानी घड़ी की सुइयों की गति किसका उदाहरण है? तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मारोगे एक समान गति का। पृथ्वी एक समान गति से सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। 365 दिन में अगर चक्कर लगाती है तो 365 दिन में ही लगाएगी, 375 नहीं करेगी, क्योंकि उसका गति एक समान गति का उदाहरण है। जितने भी आपके ग्रह हैं, उपग्रह हैं, इनकी गति क्या है? एक समान गति है। नेक्स्ट, असमान गति। असमान गति, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है? ऐसी गति जो समान समय में अलग अलग दूरी तय करे, उसे असमान गति कहते हैं। जैसे हम लोग हैं, हम लोग कितना भी हैं लेकिन असमान गति करते हैं। मान लीजिए कि आप लोग किसी यज्ञ की परिक्रमा करते हैं, तो आपको ये नहीं है कि 1 घंटा में ही एक चक्कर मारेंगे। पहली बार अगर 5 मिनट में एक चक्कर मारते हैं, दूसरी बार 5 मिनट से अधिक भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। यानी आपकी गति क्या है? समान समय में अलग अलग दूरी तय कर रही है। तो इस तरह से आपकी गति क्या है? असमान गति का उदाहरण है। चले, अनियमित गति, रैंडम मोशन क्या है? रैंडम मोशन है ऐसी गति जिसका परिमाण और दिशा लगातार हर क्षण बदलता हो, तो ऐसी गति को रैंडम मोशन कहते हैं। ये समझे, ऐसी गति जिसका परिमाण और दिशा लगातार हर क्षण हर समय बदलता हो, उसको अनियमित गति कहते हैं, रैंडम मोशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए कीड़े मकोड़े की गति, कीड़े मकोड़े का दिशा और परिमाण लगातार बदलता रहता है, कब किधर चले जाए। भौरों की गति जो होती है, देखते हैं ना,
वो कैसी गति है, असमान गति है, अनियमित गति है। तो इस तरह से भौरों की गति, कीड़े मकोड़ों की गति एक असमान गति का उदाहरण होता है। ठीक है। वृत्तीय गति, वृत्तीय गति नामी है वृत्तीय गति, ऐसी गति जो एक वृत्ताकार पथ पर होती है, एक वृत्ताकार पथ पर होती है, तो ऐसी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। ऐसी गति को क्या कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। उदाहरण, जितने भी ग्रह हैं वो वृत्तीय गति के उदाहरण हैं। जितने भी उपग्रह हैं उस सबके सब वृत्तीय गति के उदाहरण हैं। तो ग्रहों की गति, उपग्रहों की गति, ये सब सूर्य के चारों ओर या ग्रहों के चारों ओर वृत्तीय गति का उदाहरण है, याद रखिएगा। घूर्णन गति, घूर्णन गति क्या है? घूर्णन गति ऐसी गति जो अपने अक्ष पर, अपने अक्ष के परितः या अपने अक्ष पर होती है। जबकि कोई वस्तु अपने अक्ष के परितः गति करता है तो ऐसी गति को या वस्तु के इस प्रकार की गति को घूर्णन गति कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए दिखाया जाए, लट्टू देखे, लट्टू छोटे पर चैया फरंता खेलते थे, बूंद बूंद मारते थे इसे, तो वो किसकी गति का उदाहरण बताइए? वही बोलते हैं लट्टू की गति, तो बोलेंगे घूर्णन गति, वृत्तीय गति नहीं बोलेंगे, वृत्तीय गति नहीं बोलेंगे। ठीक है ना। घूर्णन गति अपने अक्ष पर घूमता है। कुम्हार का चाक देखे हैं, अपने अक्ष पर घूमता है। पृथ्वी दो प्रकार की गति करती है, एक सूर्य के चारों ओर घूमती है तो वृत्तीय गति कहलाती है, एक अपने अक्ष पर घूमती है। अपने अक्ष पर घूमती है तो उसको हम बोलते हैं घूर्णन गति। तो ऐसे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है कि लट्टू में कौन सी गति होती है, कुम्हार के चाक में कौन सा गति होती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो कौन सी गति कहलाती है। ठीक है। और एक दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और हमसे ले लीजिए। ऑब्जेक्टिव का भंडार, कंपटीशन में एक भी क्वेश्चन छूट जाए तो कहिए कि सर जी आप तो इंजीनियर है ही नहीं। देखिए क्या पूछता है, पूछता है कि दिन रात पृथ्वी के किस गति के कारण होता है, सर्कुलर मोशन के कारण होता है कि रोटेटरी मोशन के कारण होता है, मतलब घूर्णन के कारण होता है कि वृत्तीय के कारण होता है, ये पूछ देगा। तो दिन रात सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने की वजह से होता है, मतलब कि वृत्तीय गति के कारण दिन और रात होता है। ठीक है। लेकिन सॉरी 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 सॉरी, दिन रात नहीं, सॉरी बहुत बड़ा गलती हो गया। दिन रात जो होता है, दिन रात जो होता है वो घूर्णन गति के कारण होता है, घूर्णन गति के कारण, सूर्य के चारों नहीं अपने अक्ष पर घूमने के कारण दिन रात होता है। मतलब 24 घंटा में पृथ्वी पूरा अपने अक्ष पर एक चक्कर मार देती है। तो घूर्णन गति जो होता है इसी के कारण दिन रात होता है। और जो गलती बोल दिए थे, वृत्तीय गति के कारण ऋतुएं बदलती है। अभी ठंडी का मौसम से गर्मी आएगा, बरसात आएगा, फिर ठंडी आएगा, बसंत आएगा, ये सब जो मौसम बदलते हैं, ऋतुएं बदलती है आपके, ये ऋतुएं बदलती है वृत्तीय गति के कारण। ठीक है ना। वृत्तीय गति के कारण ऋतुएं बदलती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पॉइंट ऑफ व्यू कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ठीक है। आइए एक टॉपिक, दो टॉपिक और है, कंपन और दोलन गति क्या है, वाइब्रेटरी मोशन क्या है, ऑसिलेटरी मोशन क्या है, कंपन गति क्या है, दोलन गति क्या है, एक एक करके पढ़ते हैं। ऐसी गति जो किसी फिक्स बिंदु के इधर उधर हो, ऊपर नीचे हो, आगे पीछे हो, दाएं बाएं हो, तो ऐसी गति को दोलन गति या कंपन गति कह सकते हैं। दोनों एक ही होती है, दोलन या कंपन गति, लेकिन दो दो नाम से लोग जानते हैं, लेकिन काम दोनों का एक ही है, जो स्थिर बिंदु के इधर उधर, आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, तो इस प्रकार की गति को क्या बोलते हैं? दोलन या कंपन गति। उदाहरण मेन जरूरी है, डिफिनीशन तो जरूरी ही है, उससे ज्यादा जरूरी है उदाहरण। झूला की गति देखे हैं? झूला गति नहीं देखे हैं? देखे हैं। तो झूला की गति क्या होती है? अपने स्थिर बिंदु के क्या होती है? इधर उधर, आगे पीछे, दाएं बाएं। स्प्रिंग, कमानी बोलते हैं, कमानी, स्प्रिंग आप लोग इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में कमानी बोलते हैं। कमानी माने स्प्रिंग की गति देखें, ऐसे हिलाकर छोड़ते वाइब्रेट करता है, कंपन करता है, आगे पीछे दाएं बाएं, तो इसकी गति को क्या बोलते हैं? हाँ, वही जो हम लोग गद्दे पर ही बैठते हैं, गद्दे पर जब बैठते ऐसे बैठते हैं तो इतना जाता है अंदर और उठते हैं तो ऊपर आता है, तो ये कंपन गति का उदाहरण है। हाँ, साइकिल के गद्दी में आता है। हाँ, तो वो सब कंपन गति है। ठीक ठीक बोले हैं। अच्छा बताइए और दिखा दे, जब हम लोग छोटे छोटे थे ना, छोटे छोटे किसी का घर बनता था,
छड़ लगा करके, पिलर लगा करके, अभी 2-3 हाथ छड़ निकला हुआ है, हिला के भगते थे। वो अपने दीवार में कंपन करता था, ऐसे ऐसे कहते थे कौन कौन है रे, कौन है रे, हम लोग भाग जाते थे। वो कंपन गति का उदाहरण है। आज बड़े जब हुए ना तो पता चल गया हम लोग तो कंपन गति करा के भाग रहे थे। तो उसका कंपन करा देते थे देवरी में हम लोग ना। तो ऐसी कोई बात नहीं है, वो कंपन गति है, दोलन या कंपन गति। तो झूलों की गति, घड़ी के पेंडुलम की गति, नीचवा डोलता रहता है इसे गोल गोल, वो घड़ी के पेंडुलम बोलते हैं। घड़ी के पेंडुलम की गति, हाँ, दीवार में लगे छड़ की गति, ठीक ठीक बोल रहे हैं। और देख लीजिए जो अपने आगे पीछे ठीक है। तो इस तरह से दोलन गति, कंपन गति, सबका उदाहरण समझ गए। स्क्रीनशॉट लीजिए, सबका डिफिनीशन और सबका उदाहरण। वीडियो को बार बार पूछ करके और बार बार देखिए, मजा नहीं आएगा तो फिर बात का चले आगे। स्क्रीनशॉट लीजिए, आइए अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा विस्थापन और दूरी के बारे में। धीरे धीरे हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए इस चैप्टर को आगे बढ़ा रहे हैं, ताकि आपका चैप्टर दो आपके पार्ट में इसको हम लोग कोशिश करेंगे कि खत्म हो जाए। थ्योरेटिकल पार्ट एक पार्ट न्यूमेरिकल का हो जाएगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर अगला चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, आइए बात करते हैं दूरी और विस्थापन। दूरी और विस्थापन दो चीज के बारे में स्टडी करते हैं। विस्थापन, दूरी को डिस्टेंस बोलते हैं, डिस्टेंस, ठीक है। और विस्थापन को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, विस्थापन। दूरी और विस्थापन के बारे में अभी स्टडी करते हैं बहुत। तो सबसे पहले दोनों का डिफिनीशन देते हैं, ध्यान से सुनिए। 2 बार दे रहे हैं, 3 बार देंगे, जैसे बोलेंगे वैसे देंगे, लेकिन सुनिए, कान खोल लीजिए, कान खोलिए, हाँ खोल लीजिए, बैठिए। ठंडी खत्म है, ठंडी खत्म है। हाँ चलिए देखिए इधर, देखिए दूरी क्या है। किसी गतिमान वस्तु द्वारा, क्या बोला मैं, किसी गतिमान वस्तु द्वारा, बोले पीछे से, हाँ, किसी गतिमान वस्तु द्वारा चली गई रास्ते की लंबाई को दूरी कहते हैं। चली गई रास्ते की लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी गतिमान वस्तु द्वारा चली गई रास्ते की लंबाई को दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, दूरी। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए थोड़ा सा देखा कीजिए, एक एग्जाम्पल बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, मान लीजिए कोई आदमी ए पर था, कुछ दूरी, कुछ समय में बी पर गया, कुछ समय में सी पर गया, और कुछ समय में सी से वापस कहाँ आ गया, ए पर आ गया। तो ए से बी पर गया, बी से सी पर गया, सी से ए पर वापस आ गया। तो इसकी कुल मिला के इसकी दूरी क्या होगी, इसकी दूरी जो होगी, इस गतिमान वस्तु की दूरी जो होगी, रास्ते की लंबाई होगी। यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये हमारी दूरी हो गई। ये मीटर में गई होगी तो मीटर में आंसर आएगा, किलोमीटर में गई होगी तो किलोमीटर में आएगा। जैसा देश होगा वैसा हमारा यहाँ भेष होगा। समझे, चले आगे, समझ में आई दूरी। चले गई रास्ते की लंबाई को दूरी कहते हैं। आगे आइए सर, विस्थापन क्या होता है। विस्थापन होता है किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी निश्चित दिशा में किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी निश्चित दिशा में चली गई अंतिम और प्रारंभिक बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। मिनिमम डिस्टेंस, लास्ट एंड फर्स्ट, ठीक है। यानी अंतिम और प्रारंभिक बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। नहीं समझे, फिर से सुनिए। किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी निश्चित दिशा में चली गई अंतिम और प्रारंभिक बिंदुओं के बीच की दूरी को, न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। एक लीजिए हजमोला बहुत काम की चीज है। ये अच्छे चीज को पचाता है। ये देखो रेस्त्री का हजमोला है, खाओ इसको, देखिए क्या है। मैं कहा कि बेटा ए पर था, बी पर गया और सी पर फिर आया,
तो बताइए मेरी विस्थापन क्या है। तूने कहा सर तेरी विस्थापन तो अंतिम और प्रारंभिक बिंदुओं के बीच की न्यूनतम जो दूरी है ये दूरियां ही विस्थापन है। कैसे गए कैसे नहीं गए हमको क्या पता, हमको तो पता है कि कहाँ थे कहाँ हो, कहाँ थे कहाँ हो। देखते देखते क्या से क्या हो गए ये नहीं, क्या हो गए वो देखना है। कहाँ से कैसे कैसे क्या हुए नहीं देखना है, क्या से क्या हुए नहीं देखना है, क्या हो गए वो देखना है। इस तरह से आपकी जो विस्थापन हुई बेटा क्या हुई, क्या हुई, AC हुई, AC हुई, AC। ए बी प्लस बी सी नहीं जोड़ेंगे रे बाबा, नहीं जोड़ेंगे, जोड़ेगा तो दूरी हो जाएगा। हमको दूरी नहीं लेना रे, विस्थापन लेना रे, समझे। चले आइए, तो विस्थापन हो गई। और भी उदाहरण दूंगा मैं, देखिए अभी समझिए समझिए। अब ये आपका एक अंतर तो आपका डिफिनीशन ही आपका दोनों में अंतर होता है कि दूरी का डिफिनीशन क्या है, विस्थापन का डिफिनीशन क्या है। एक और अंतर बता रहा हूँ आपका, इस ये देखिए ये अदिश राशि है, स्केलर है, क्या है स्केलर क्वांटिटीज है, अदिश राशि है। याद रखेंगे ना, कैसी राशि है, अदिश राशि है, कैसी राशि है, अदिश राशि है। लेकिन अगर बेटा विस्थापन की बात आ गई तो ये सदिश राशि है, इसमें दिशा होता है परिमाण के साथ साथ। अगला अगली बात और समझिए, ये रास्ते पर निर्भर करता है, डिपेंडेंट ऑन पैथ, डिपेंडेंट ऑन पैथ, रास्ते पर निर्भर करता है, किसी पर, रास्ते पर निर्भर करता है। और इसको बोलेंगे निर्भर नहीं करता है, रास्ते पर निर्भर नहीं करता है, रास्ते पर निर्भर नहीं करता है, नहीं करता है, नहीं करता है। रास्ता उबड़ा है कि खबड़ा है, क्या मतलब है, कहाँ थे कहाँ हो। ठीक है, एक चीज और जान जाओ, एक चीज और जान जाओ, ये जान जाओ, ये देखा जा रहा है ना। आइए, दूरी जो होती है हमेशा ऑलवेज धनात्मक होती है, ऑलवेज धनात्मक होती है, हमेशा धनात्मक होती है। लेकिन जानते हैं विस्थापन सौर धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी होता है, और पता है शून्य भी होता है, शून्य भी, जीरो भी हो जाता है कभी कभी विस्थापन। इस तरह से दूरी और विस्थापन में क्या हुआ, क्या हुआ, दूरी और विस्थापन में क्या हुआ, अंतर। कौन सदिश कौन अदिश, कौन रास्ते पर डिपेंड करता है कौन रास्ते पर डिपेंड नहीं करता है, कौन शून्य होता है कौन शून्य नहीं होता है, ये तमाम बातें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। ठीक है आइए, तो ये शून्य होता है। अब आपको मैं बताऊंगा कब 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 दूरी, कब कब विस्थापन शून्य होता है। आइए दिखाता हूँ आपको, चले आइए, चलिए लास्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, आइए दिखाते हैं। ये देखिए, ये क्या है ये क्या दिख रहा है आपको, पत्थर, पत्थर है, पत्थर, हाँ। तो ये पत्थर है, ये पत्थर को मैं फेंकूंगा, फेंक दे, आहा ये लो। और ये पत्थर को जब फेंका तो पत्थर बेचारी एच ऊंचाई गई और जाकर के पुनः मुंह बना के वापस ओइजे आ गई। तो ए से फेंका, बी पर गई, एच ऊंचाई चलकर वापस पुनः ए पर आ गई। तो आप इसके बारे में क्या बोलेंगे, कुछ नहीं बोलना है, बोलना बंद करना है। अब बोलना है कि सर दूरी एच जाना एच आना बराबर 2h, रास्ता पर डिपेंड हो गया, एच गई एच आई। लेकिन विस्थापन की बात करेंगे भाई तो हमको तो कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा कि जहाँ थी वहाँ आ गई तो क्या हो गया, जीरो। अंतिम भी यहाँ और प्रारंभिक भी यहाँ, तो कुल मिला के विस्थापन क्या हुआ, जीरो। देखे कि नहीं देखे, विस्थापन जीरो होता है कि नहीं होता है, आपने देखा कि नहीं देखा, कमाल देखा कि नहीं देखा, कैसे देखा, जबरदस्ती दिखाए, हम जबरदस्ती नहीं दिखाए ना, मैंने कह रहे हो जीरो कर दिए कैसे। अरे यार कोई राजनीति हो रहा है, हाँ कोई राजनीति, करुआ तेल कैसे महंगा हो गया, करुआ तेल महंगा हो गया छोड़ो, भले हम तेल ही, ये बात अलग है भैया, लेकिन यहाँ समझो जीरो कैसे हो गया। ठीक है चले आगे चले, आगे देखो, ये देखो और दिखाते हैं, देखो
राम 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 का बड़ा नाम आता है ना, वनवास वही न किए थे। राम ए से बी तक गए, गए कि नहीं गए। अब बी से पुनः वापस ए आ गए, तो इनका दूरी क्या हुआ? इनका दूरी अगर 100 मीटर गए होंगे तो 100 मीटर आए होंगे, तो दूरी क्या हो गई होगी? राम की दूरी x, x कितना होता है 2x, ठीक है। अगर मीटर है तो मीटर होगा भाई, हम कहाँ कह रहे हैं, जैसा इनका खानदान रहेगा वैसा नहीं आंसर आएगा। तो दूरी मीटर में 2x आ गए। अब विस्थापन की बात करें बाबू, तो विस्थापन जहाँ थे मुंह बनाकर वहीं आए हैं, तो इनका विस्थापन 0 हो गया। और दें, अरे लो भैया मेरे पास तो भंडार है, ए पर थे और बी पर थे आ गए, और कुछ समय में मन नहीं माना तो सी पर आ गए, तो इनकी दूरी क्या हो गई? इनकी दूरी क्या हो गई बाबू? इनकी दूरी क्या हो गई बाबू? तो ए बी माने ए से बी तक, अब वापस कहाँ तक? सी तक, प्लस बी सी, ये हमारी दूरी हो गई। अब विस्थापन बेटा अंतिम प्रारंभिक, तो अंतिम ये है, प्रारंभिक ये है, तो मात्र ए सी है, यही वाली न है बची है, यहाँ तक तो आ ही गई है। और दिखा दे, बस एक एक दिखा दे रहे हैं, बस बस बस। जितना तुम लोग औ जाए हो ना कि सर जी कितना आज बना रहे हैं लम्हर लम्हर, उससे ज़्यादा हम हो जाए कि आज हुआ क्या है। बच्चों को कुछ बता ही दे, इतना पढ़ रहे तो ऐसा न करे कि बच्चे गाली दे, ससुरा इंजीनियर कहता है आ क्या पढ़ाया कि कंपटीशन छूट गया। बहुत सारे यूट्यूब पढ़ते होंगे, लेकिन हमारा देखो फ्री सुने हो, लेकिन फ्री मत किया करो, उसके बदले में एक सब्सक्राइबर बढ़ाओ यार। एक आदमी 2-2 बढ़ाओगे तो सोचो आज हम लाइव आने लगेंगे तुम्हारे सामने, नहा धो करके। देखो यहाँ पे, ये देखो, ये क्या बोलते हैं, ये रहा सर्कल। क्या है? सर्कल। क्या बोलते हैं इसको? सर्कल। हाँ सब लोग जानते हो सर्कल है, उसका ये सेंटर है। सेंटर बोले तो अरे केंद्र भाई, अंग्रेजी जानो, थोड़ा हम कम जानते हैं, हमारे सर जी हैं जानते हैं, लेकिन छोड़ो, ये सर्कल उसका केंद्र है। और ये केंद्र है, सेंटर बोलते हैं। और कोई वस्तु ए पर है, चलते 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 कहाँ आ गई? बी पर, मतलब कि पूरा आधा इसका चक्कर काट ली, आधा चक्कर पूरा पूरा काटी है। इसके बारे में कहानी बनेगी, बहुत कहानी बनेगी। क्या क्या बनेगी सर? तो इसका ऊपर हेडिंग लिखेगा कि आधे चक्कर में, आधे चक्कर में कहाँ चक्कर मारता? गांव में नहीं, आधे चक्कर में कहाँ? वृत्ताकार पथ पर, वृत्ताकार पर आधे चक्कर में कहानी बन जाएगी कि दूरी कितना होगा। तो सर देखिए, कुल मिला के पूरा चली होती तो 2πr हम लोग कहते, 2πr कहते, लेकिन हम 2πr नहीं कहेंगे, क्योंकि रास्ते क्या है, पथ क्या है, आधा है, तो आधा बटा में 2, तो दूरी हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, πr अगर मीटर में होगा तो मीटर में, सेंटीमीटर होगा सेंटीमीटर में, डेकामीटर में होगा डेकामीटर में। भैया ये का बहस करना है काठी में, तो इकाई एगो होगा, है ना। अब विस्थापन तो भैया साफ दिख रहा है कि विस्थापन कितना होगा। अंतिम और प्रारंभिक ए पर है, बी पर आ गई है, तो अंतिम और प्रारंभिक क्या है? ये त्रिज्या r, ये भी त्रिज्या r, तो ये व्यास हो गया 2r, यानी व्यास के बराबर विस्थापन हो गया। कब? व्यास के बराबर विस्थापन हो गया कब? कब कब? जब आधे चक्कर लगाई है, तब तब तब। चलिए भैया, अच्छा आधे चक्कर समझ गए, अच्छा आधे चक्कर समझ गए, मिटाए, अच्छे मिटा रहे हैं, ठीक है। अच्छा मान लीजिए आधे चक्कर ना दे दे बेटा, पूरा चक्कर दे दे। क्या दे दे? पूरा चक्कर। पूरा चक्कर मार दे तो कमोए खत्म हो गया, दूरी तो पूरा मार दिया, 2πr। अब विस्थापन तो सर जी नाश हो गया, जीरो हो गया, एकदम जीरो। कहाँ थी? ए पर आ गई, ए पर हो गया 0। चलिए अच्छा मान लीजिए सर कह दिया 3/4 में, क्या कह दिया? 3/4, समझ रहे 3/4 क्या होता है? नहीं 1/4 पर समझो, 1/4 हिस्सा यहाँ आता है, देखो 4, 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, 4, तो 1/4 है। ये 2/4, 2/4 में जानते क्या होता है? आधा। अरे भाई 2/4 तो 2 2 निके 4, आधा नहीं हो गया? ये होता है 3/4, इसका नाम है 3/4, इसका नाम है 1/4, इसका नाम है 2/4, इसका नाम है 4/4। 4/4 माने क्या होता है? पूरा, माने जहाँ थी वहीं पे आ गई। 4/4 होता नहीं है, लेकिन मान लो तुम्हारे जिदिया गए कि ना तू बताओ, कहे ना बतइबो, तो हमको बतइबो करो, तो ले 4/4 माने पूरा, तो पूरा पा जाएगी।
तो पूरा नहीं चलेगी। आइए, तो हम कहते हैं कि एक चौथाई में, तो एक चौथाई में, एक चौथाई में इसको बोलते हैं एक चौथाई, एक चौथाई। तो एक चौथाई में बेटा तुम्हारा दूरी हो गया सब पूरा 2πr में 4 करेंगे तो πr में क्या होगा 2, ये दूरी आ जाएगी। कब? जब एक चौथाई में क्वेश्चन करेगा तब। लेकिन विस्थापन की बात करते हैं तो विस्थापन में तो यही सिखाया गया है, कहाँ थी कहाँ हो, बी पर थी और सी पर आ गई हो, तो अंतिम और प्रारंभिक यही है। आइए, समकोण त्रिभुज का निर्माण करता है तो ये आधार है, ये लंब है, तो कोण निकालने के लिए अंडर रूट में आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग यानी r 2r²। अच्छा नहीं लग रहा है, r बहरी r2 ये हो गया है, यानी एक चौथाई का ये हिसाब किताब है। अब बस एक जान जाओ कि 3 चौथाई में क्या हाल होता होगा, तो आओ लिख लो 3 चौथाई, यानी 3 चौथाई। 3 चौथाई में बेटा क्या हल होगा दूरी हम लोग का हो जाएगा 2πr पूरा का 3 चौथाई, 2 दूनी के 4 यानी 3πr में 2 हो जाएगा, 2 दूनी के 4, तो दूरी हो गया। अब विस्थापन बेटा जान ही जाओ, जब जानते हो तो जान ही जाओ विस्थापन हमारी क्या होगी। तो विस्थापन सर जी का से क्या हो गई, तो सर जी हो क्या गई, डी पर चली गई, बी पर थी, तो ये अंतिम और प्रारंभिक यही न है, तो हमारी हो गई त्रिज्या, ये हो गया समकोण त्रिभुज, ये निकालना है विस्थापन बोले तो कोण, और कोण कैसे होता है, तो फिर उसी तरह से लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग r 2r², बहरी सर जी होगा r√2। आपने कुछ देखा, क्या देखा, देख लिया, रटना नहीं है, देखना है कि हमने चौथाई का विस्थापन और तिहाई का विस्थापन यानी 1 चौथाई और 3 चौथाई का विस्थापन से में दूरी वैरायटी की है, ये देखना है, लेकिन याद नहीं करना है कैसे निकाल रहे हैं। 2 बार 3 बार देखिए, कमेंट करिए, नहीं समझ में आ रहा तो आपके कमेंट का स्वागत करता हूं मैं। चलें, तब तक के लिए यहीं पे इस एपिसोड को, इस अपने पाठ्यक्रम को यहीं पे रोकते हैं, और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।